दोस्तों स्वागत है आपका सिविल सर्विस पोस्टल में। सो एवरीबॉडी, माय नेम इज सतीश। सो आज का जो करंट अफेयर है उसमें हम किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पहले हम उस टॉपिक को देख लेते हैं। उसके बाद वन बाय वन हम एक एक को एनालिसिस करेंगे, वो भी तरीके से और एग्ज़ाम की डिमांड को देखते हुए। जिसमें से हमारा जो पहला टॉपिक है वह है साइलेंट बार्कर क्या होता है। ठीक है, सो पहले हम देखेंगे साइलेंट बार्कर को क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद भारतीय मूल की वैज्ञानिक जायिता गुप्ता ने स्पिनोज़ा पुरस्कार जीता है, सो हम इसको देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा अमृत जनरेशन अभियान, नए भारत के सपने, हम इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, माहिर क्या होता है। ठीक है, माहिर क्या है, इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा था मैटर, लेकिन हम सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल की उपयोगिता, योगदान को, चीज़ों को, एग्ज़ाम का जो हमारा प्रीलिम्स का डिमांड रहता है उतना ही करके हम स्किप करेंगे इस पूरे टॉपिक को। फिर कभी जब इस पर कोई ऐसा ओकेजन्स रहा तो इस पर बात किया जाएगा। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल पे भी बात करेंगे। उसके बाद तापी गैस पाइपलाइन में कुछ नया न्यूज़ आया है तो हम इसको भी इंक्लूड किए हैं। ओके, और जो कोची पोर्ट है वहाँ पर रेनोवेशंस के काम किए जा रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से और ज़्यादा नवीकृत किया जा रहा है। सो वह न्यूज़ था तो मैंने सोचा क्यों ना पूरे भारत के जो भी पोर्ट है, बंदरगाह है, उसको ले लिया जाए, बात कर लिए, तो इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है डायमंड लीग जो खेल है, इस पर भी बात हम करेंगे। ओके, नासा का पार्कर सोलर प्रोब बहुत सारा कुछ स्टोरी लेकर आया है, इन्फॉर्मेशन भेजा है, तो बहुत ज़्यादा उस पर डीप पे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ से मैं क्वेश्चंस पूछता नहीं है। तो नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है वह कब लॉन्च किया गया था, मेन इसका वर्क क्या है, तो इस पर हम बात करेंगे, इसको हम कवर करेंगे न्यूज़ में। ठीक है, और नेक्स्ट है कैप्टागन जो मेडिसिन जो पिल्स है, इस पर भी बात करेंगे हम, ये भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। ओके, सो एवरीबॉडी, इतने सारे न्यूज़ पे हम बात करने वाले हैं। सो आई होप कि अगर इसमें से जो भी टॉपिक आप पढ़ चुके हैं सो प्लीज़ आप उस टॉपिक के उतने ड्यूरेशन के वीडियो को ना आप स्किप भी कर देना, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि जो न्यूज़ आप देख चुके हैं उस पर आप समय दोबारा दो। ठीक है, सो अभी करेंटली ये न्यूज़ सारे के सारे यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं, तो आई होप कि आप इसमें मैक्सिमम न्यूज़ आपके लिए बिल्कुल नोन टू नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइलेंट बार्कर क्या होता है। सो अमेरिकी अंतरिक्ष बल जो है राष्ट्रीय टोही कार्यक्रम, देखिए ये जो टोही होता है ना, इसका मतलब होता है सैनिक परीक्षण स्थल। ठीक है, सैनिक परीक्षण। ठीक है, अगर इंग्लिश में इसको बात करें तो रिकन्सेंस ये स्पेस होता है। सो जो नेशनल रिकन्सेंस ऑफिस है ना के सहयोग से साइलेंट बार्कर नामक एक उपग्रह तारामंडल लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। और ये नासा का जो कार्यक्रम है वो चाहता है कि जो अंतरिक्ष में उसके जो उसका अपोज करने वाली जो कंट्री, जैसे में चाइना हो गया, रसिया हो गया, ऐसी जो कंट्री हैं उनको बिल्कुल ध्यान से देख सके कि वो अंतरिक्ष में क्या क्या ऑपरेशंस कर रहे हैं, क्या उससे कुछ हानि भी हो सकती है क्या। तो बस आप इतना समझो कि इस जो सैटेलाइट है इसका जो ये जो बिल्कुल टारगेट बनाया जा रहा है साइलेंट बार्कर का, मेन इसका वर्क यही है कि ऊपर जाके ध्यान देगा जिन ये जो डिफेंडिंग कंट्री हैं इनके वर्क को। ठीक है, सो यह तारामंडल जो विशेष रूप से चीनी और रूसी अंतरिक्ष वाहनों को आसपास की बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें परिक्रमा करने वाली वस्तुओं को निष्क्रिय करने और क्षति पहुंचाने की भी क्षमता है। ठीक है, सो इसका जो मेन क्षेत्र है, जिस परिक्षेत्र के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा, उस परिक्षेत्र में ऐसा कोई सैटेलाइट है या ऐसा कोई उपक्रम किसी कंट्री के द्वारा है जो कि लगता है कि बिल्कुल उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो वर्क है वह चिंताजनक है, वो समाज के लिए, अंतरिक्ष के लिए सही नहीं है, तो बिल्कुल उसको क्षति पहुंचाने के लिए, उसको निष्क्रिय करने के लिए इसके अंदर पावर रहेगा। ठीक है, सो साइलेंट बार्कर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के खतरों को ट्रैक करेगा। अब देखिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है। ठीक है,
इसको ना इसको शॉर्ट में जीएसओ भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में जीएसओ भी कहते हैं। देखिए जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों ओर स्थित जो दीर्घावृत्त कक्षा है उसमें घूमने वाले जो पिंड होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल जो उपग्रह हैं, ठीक है, का जो आवर्त काल है ना, जो पृथ्वी का एक दिन होता है उसके बराबर का होता है, ठीक है, यानी 23 घंटा, ठीक है, 36 मिनट, ओके, और 4 सेकेंड का जो टाइमिंग होता है। सो इस परिपथ पे जो भी सैटेलाइट घूमती है ना, उसको हम जीएसओ कहते हैं, यानी कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो आप इतना से यहाँ पे समझिए। सो साइलेंट जो बारकर उपग्रह है, तारामंडल का प्राथमिक उद्देश्य चीनी या रूसी अंतरिक्ष वाहनों को ट्रैक कर मॉनिटर करना है, जो महत्वपूर्ण कक्षीय वस्तुओं के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इन तारामंडलों को तैनात करके यूएस स्पेस फोर्स का लक्ष्य उच्च मूल्य वाली अमेरिकी प्रणालियों के खिलाफ संभावित खतरों का पता लगाना व ट्रैक करने की क्षमता को बढ़ाता है। यानी कह सकते हैं कि आप बिल्कुल जो अंतरिक्ष में क्रियाकलाप की जाएंगी बाकी कंट्रियों के द्वारा, उस पर नासा का बिल्कुल एक नज़र बना रहेगा, ठीक है। साइलेंट बारकर जो तारामंडल है कि उपग्रह भू समकालिक कक्षा में पृथ्वी से लगभग 22,000 मील यानी कि 35,400 किलोमीटर के ऊपर स्थित होंगे, और इस कक्षा में उपग्रहों की जो पृथ्वी की घूर्णन गति से मेल खाने की अनुमति देती है और निरंतर कवरेज और प्रभावी निगरानी क्षमता को सुनिश्चित करती है। तो आई होप कि आप पूरे मामले को समझ गए कि नासा क्या चाहता है और ये सैटेलाइट के थ्रू वो क्या अपना उद्देश्य रखा हुआ है, ठीक है। सो बोइंग कंपनी और लॉकहीड मार्टिन कार्प ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस द्वारा परिचालनात्मकता समर्थन की अगर बात करें तो साइलेंट बारकर उपग्रहों को प्रक्षेपण की सुविधा के लिए बोइंग कंपनी, लॉकहीड मार्टिन कार्प के यूनाइटेड लॉन्च अलायंस द्वारा परिचालन सहायता प्रदान की जाएगी। इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए एटलस वी बूस्टर को नियोजित किया जाएगा, जिससे कि उपग्रह समूह की सफल तैनाती सुनिश्चित हो पाएगी, ठीक है। सो प्रतिकूल उपग्रहों के जवाब में अंतरिक्ष निगरानी को बढ़ाने की अगर एस्पेक्ट से बात करें तो साइलेंट जो बारकर चीन और रूस द्वारा उपग्रहों को लक्षित और अक्षम करने में सक्षम प्रणाली का विकसित करने के लिए किए गए प्रयासों की सीधी प्रतिक्रिया है। यह तारामंडल अमेरिकी अंतरिक्ष बल की प्रतिकूल उपग्रहों को ट्रैक करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप को बढ़ाता है। तो आई होप कि आप पूरे मामले को समझ गए। अब यहाँ से चाहे क्वेश्चंस 1 लाइनर बने, 2 लाइनर बने या 4 लाइनर बने, आई होप कि आप इसको डील कर पाओगे, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है जो कि आपको कहीं और से जानने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आपको जब मार्केट में 1-2 दिन बाद जब इसके ऑब्जेक्टिव मिलना शुरू होंगे इस क्वेश्चंस पे, तो आई एम श्योर कि आप इसको क्लिक करोगे और उसको डन करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया है। सो पहली बात कि कौन जारी करता है, ठीक है। तो स्टेट फूड सेफ्टी जो इंडेक्स है ना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को प्रकाश डाला गया है इसमें, ठीक है। अगर इस पर बात करें तो यह ना FSSAI द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये है ना जो फूड सेफ्टी, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, मैं नोट कर रहा हूँ, फूड सेफ्टी जस्ट वेट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए अगर इसके हम स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये डेट अब याद रखना 5 सितंबर 2008, प्लीज़ इसको आप याद रखना, ठीक है। सो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो SFSI है, FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मूल्यांकन है। ये भी आ सकता है, तो एक वार्षिक मूल्यांकन है जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन में सुधार करने और उनके अधिकार क्षेत्र में मजबूत खाद्य सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आप समझ गए। और यह जो व्यापक सूचकांक 6 श्रेणियों में खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का आकलन करता है। 2018-19 में शुरू किया गया
जो स्टेट फूड सिक्योरिटी जो इंडेक्स है, सभी निवासियों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अंतिम लक्ष्य के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और राष्ट्रव्यापी सुरक्षा खाद्य सुरक्षा परिदृश्य के सकारात्मक परिवर्तन को भी दिखलाने की कोशिश करता है। ठीक है, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो बड़े राज्यों में केरल पहला नंबर पे है। ठीक है, और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग हासिल किया है। छोटे राज्यों के श्रेणी की अगर बात करें तो उच्च खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में अनुकरणीय प्रयासों के साथ गोवा अग्रणी है। तो जो बड़े राज्यों में केरल और छोटे राज्यों में गोवा फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू और कश्मीर पहला है यूटी में। ठीक है, दूसरा है दिल्ली और तीसरा है चंडीगढ़। तो ये रैंकिंग आपको याद रखना। बड़े राज्यों में पहला स्थान केरल का है, छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का है, और यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है, सेकंड पे है दिल्ली और थर्ड पे है चंडीगढ़। ठीक है, तो आई होप कि आप यहाँ से चीज़ों को समझ गए। ठीक है, और प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा विकास की बात करें तो देश भर में खाद्य गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख। यहाँ पे स्किप हो गया था, अब इसको भी आप यहाँ से याद रखना। ठीक है, कि कौन है? तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI, जिसका की स्थापना हमने बात किया 5 सितंबर 2008। ये एग्ज़ाम में आता है, इस डेट को आप याद रखना। अगले 3 वर्षों में 25 लाख खाद्य व्यवसाय संचालकों को प्रशिक्षित करेगा। इस पहल का उद्देश्य खाद्य उद्योग में पेशेवरों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना, इसके अंतर्गत सुरक्षित और खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश भर में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित करने की योजना का अनावरण किया है। ये फूड स्ट्रीट खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, पोषण के लिए बेंचमार्क के रूप में काम करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन सकता है वनडे एग्जाम में। बाकी जो भी फुल टाइम प्रिपरेशंस लेते हैं एग्ज़ाम, उनके लिए हम बहुत अच्छे से बात कर लिए। इस न्यूज से कुछ भी और आएगा, बाहर से नहीं। सो प्लीज़ आप इसको ध्यान देना, छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स भी बनाकर चलो, ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो पावे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है भारतीय मूल के वैज्ञानिक जायता गुप्ता। जायता गुप्ता ने स्पिनोजा पुरस्कार को जीता है। इसका मैं ना एक अलग से भी वीडियो अभी अपलोड करूंगा। फिलहाल ये जब पूरा का पूरा करंट अफेयर हम पूरे डे का कर रहे हैं तो इसमें इसको भी कंक्लूड करके चल रहे हैं। ठीक है, भारतीय मूल के देखिए ये हैं। ठीक है, जायता गुप्ता जो है, इनका आप फेस देख सकते हैं, और ये जो अवार्ड है आप यहाँ से भी चीज़ों को आप इमेज को ग्रहण कर लेना। तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक जायता गुप्ता जो हैं को प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार सम्मानित किया गया है, जिसे विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान और न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया बनाने और उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। यह पुरस्कार को डच नोबेल प्राइज़ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि जो ये पुरस्कार दिया गया है इसको हम डच नोबेल प्राइज़ के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए डच जो है ना, वहाँ भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई थी उनमें से एक डच भी था। तो क्या आप बताएंगे कि भारत में प्रथम डच व्यक्ति कौन आया था, प्रथम डच नागरिक कौन आया था? तो आप देखिए 1596 ईस्वी में एक व्यक्ति आया था जो कि डच नागरिक था। उसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन। ठीक है, तो बस आप यहाँ से जानना डी हाउटमैन। ठीक है, भारत आया था। अगर हम बात करें कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 1602 ईस्वी में। आप इसको भी प्लीज़ याद रखना।
ठीक है, कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका स्थापना 1602 में हुआ था। ठीक है, और प्रथम नागरिक जो डच का वो 1596 में आया था, जिसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन। तो मैं इसको नोट कर लिया हूँ, आप इसको प्लीज़ आप इसको याद रखना और इसको नोट करके अपने पास रखना, क्योंकि क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको गुमराह करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से न पूछ के वो डच से क्वेश्चन निकाल लें। ठीक है ना, अब आते हैं मुद्दे पे। स्पिनोजा जो पुरस्कार है डच विज्ञान में उत्कृष्टता का उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। स्पिनोजा पुरस्कार को व्यापक रूप से डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। यह उन उत्कृष्ट शोधकर्ताओं को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और असाधारण वैज्ञानिक योगदान को भी प्रदर्शित किया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके अभूतपूर्व कार्य समाज में गहरा और प्रभाव के लिए एक प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ गए। ठीक है, और जायता गुप्ता का जो असाधारण उपलब्धि उसके बारे में बात करें तो एम्स्टर्ड विश्वविद्यालय में ग्लोबल साउथ में पर्यावरण और विकास के प्रोफेसर जायता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रशंसा उनके अग्रणी और प्रेरक वैज्ञानिक कार्य की सराहना करती है, जो कि एक ऐसी दुनिया बनाने पर केंद्रित है जो निष्पक्ष और टिकाऊ दोनों है। गुप्ता के अनुसार अनुसंधान और प्रयासों ने पर्यावरण विकासात्मक मुद्दों को दबाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आई होप अपना ये सेगमेंट भी याद रखना कि पर्यावरण विकासात्मक मुद्दों को दबाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है क्या, अनुसंधान और प्रयासों ने। ठीक है, आगामी प्रस्तुति और गुप्ता की योजना की बात करें तो स्पिनोजा पुरस्कार जो है आधिकारिक प्रस्तुति 4 अक्टूबर को होने वाली है। यहाँ जायता गुप्ता को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। गुप्ता ने अपने उद्घाटन व्याख्यान के दौरान प्रस्तुत विचारों को लागू करने के लिए पुरस्कार राशि का उपयोग करने का इरादा व्यक्त किया है। उनका ध्यान इको स्पेस के वैश्विक साझाकरण और एक व्यापक वैश्विक पर्यावरण संविधान की आवश्यकता पर है। तो आई होप कि आप समझ गए, और ये न्यूज़ कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप रिकनेक्ट प्लीज़ करना, क्योंकि भारतीय मूल की साइंटिस्ट हैं तो इसलिए इनकी उपयोगिता हमारे एग्जाम के लिए बढ़ भी जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो क्लिप वीडियो है ये मैं अलग से भी पोस्ट करूंगा ताकि आप इस पर अलग से भी नज़र दे पाओ और इसका एक नोट्स बना पाओ। बाकी तो पूरा का पूरा एक कंपाइलेशंस वीडियो अभी जाने ही वाला है ये रिकॉर्ड होने के बाद। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारा है अमृत जनरेशंस अभियान। अमृत जनरेशन अभियान एक भारत के सपने क्या है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत जनरेशन अभियान नामक एक प्रेरक पहल शुरू की है। इस अभियान का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना है और उन्हें सशक्त और संलग्न बनाना है। देखिए, इसमें मेन मुद्दा है, मेन बातें कही ये गई है कि जो आज के युवा हैं, जो भी भविष्य में बनना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में अपने पराक्रम को दिखाना चाहते हैं, उसका एक छोटा सा रील बनाएं और रील बनाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वो क्लिप को डालें। ठीक है, इसमें से जो सबसे उच्च कोटि का रील होगा, उच्च कोटि का समाज का अवेयरनेस वाला वो रील्स होगा, उन 50 लोगों को इनवाइट किया जाएगा दिल्ली में। ठीक है, उनको सम्मानित किया जाएगा और जिस क्षेत्र का उनका रील्स होगा उस क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ उनकी मीटिंग कराई जाएगी। उनको उसके बारे में दूरदर्शिता का पूरा एक खाका दिया जाएगा ताकि वो जिस सोच को लेकर चले हैं उस सोच को वो बिल्कुल सार्थक सिद्ध कर पाए, ज़मीन पे ला सकें। तो पूरा मामला वो है। अब इनको हम बिल्कुल एक ऑफिशियल एक तरीके वाले भाषा में बात कर लेते हैं। तो अमृत जनरेशन जो अभियान है युवा अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहा है। सो अमृत जनरेशन अभियान देश के कोने कोने में युवा व्यक्तियों को अपनी रचनात्मक प्रदर्शित करने और इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील की तैयार करके अपने सपनों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रतिभागी अपने महत्वाकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं और बड़े होने पर क्या बनना चाहते हैं। यह अभियान युवाओं के समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का भी काम करता है। मेटा इंडिया, ठीक है, ये मेटा क्या है, जो मेटा इंक है ना, ये जो पावर्ड बाई फेसबुक इंस्टाग्राम। सो जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है ना, उसका जो मदर प्लेटफॉर्म है वो है मेटा। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं।
डिजिटल क्षेत्र की अग्रणी कंपनी मेटा इंडिया ने इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य इन युवा व्यक्तियों की कल्पना को आकर्षित करना और भविष्य के नेताओं के विकास को बढ़ावा देते हुए भारत के अपने दृष्टिकोण को एक रील में कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, भागीदारी और सबमिशंस की बात करें तो अमृत जनरेशंस अभियान में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों और अपनी आकांक्षाओं और सपनों को प्रदर्शित करने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक रील बनाने की आवश्यकता है। उन्हें हैशटैग अमृत जनरेशन, याद रखना, हैशटैग अमृत जनरेशंस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। योग्यता मानदंड और सबमिशंस दिशा निर्देश सहित अधिक विवरण भारत सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय के फेसबुक पेज और सोशल मीडिया हैंडल पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, चयनित प्रतिभागियों के लिए अवसर की बात करें तो कई प्रविष्टियों में से अभियान से 50 असाधारण प्रस्तुतियाँ चुनी जाएंगी। इन चयनित प्रतिभागियों को इन दिल्ली आने और वरिष्ठ नीति निर्माताओं और उद्योग के नेताओं के साथ बातचीत करने का एक अनूठा अवसर प्राप्त कराया जाएगा और यह अमूल्य अनुभव उन्हें संबंधित क्षेत्रों के अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और उनके सपनों को कैसे प्राप्त किया जाए इस पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। साथ ही उन्हें एक प्रतिभागियों को गुरुग्राम में मेटा ऑफिस जाने का भी मौका मिलेगा और इस यात्रा के दौरान वे उद्योग के नेताओं और रचनाकारों से एक निर्माता अर्थव्यवस्था की क्षमता का लाभ उठाने के बारे में भी जानेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए कि यह पूरी योजना क्या है और इसको क्या प्लान करके और हमारे देश के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे समाज के लिए किस तरह से यह काम करेगा। एग्ज़ाम के लिए भी ऐसे न्यूज़, ऐसे जो पहल है इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप कि हम भी युवा हैं और युवा का प्रोग्राम भी है, तो एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एग्ज़ाम भी आने वाले समय जो कम्प्यूटर एग्ज़ाम है युवाओं का ही एग्ज़ाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है मिशंस ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर। शार्ट में है माहिर क्या है। मिशंस और एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर जो है विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य स्वदेशी विकास और सहयोग के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके कई सारे उद्देश्य हैं, जिसमें से प्रमुख बातें क्या है। ऊर्जा क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करना, इसमें विश्व स्तर पर भविष्य की प्रासंगिकता की क्षमता। नेक्स्ट है ऊर्जा क्षेत्र में हितधारकों के बीच सामूहिक विचार मंथन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्या है, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के लिए पायलट परियोजनाओं का समर्थन करना, उनके व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इसमें क्या है, अनुसंधान और विकास प्रयासों में तेजी लाने के लिए विदेशी गठजोड़ का लाभ उठाना। नेक्स्ट इसमें ऊर्जा क्षेत्र में एक जीवंत और अभिनव परिस्थिति तंत्र बनाना, भारत को बिजली प्रणाली प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों में अग्रणी देश बनाना। ठीक है, इसको फंडिंग कहाँ से मिलेगी, सहयोग कहाँ से मिलेगी, तो माहिर को इन मंत्रालयों के तहत जैसे ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संसाधनों की पूलिंग के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। किसी भी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता भारत सरकार के बजटीय संसाधनों से जुटाई जाएगी। वित्तीय संसाधनों का यह पूलिंग माहिर के तहत अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए व्यापक समर्थन सुनिश्चित करता है। माहिर की अगर संरचना की बात करें तो माहिर जो है एक दो स्तरीय संरचना के माध्यम संचालित होता है, जिसमें एक तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति और एक सर्वोच्च समिति शामिल होती है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी के चेयरपर्सन के नेतृत्व में टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी वैश्विक स्तर पर मौजूदा और उभरते शोध डोमेन की पहचान करती है। यह विकास के लिए संभावित तकनीकों की सिफारिश करती है, अनुसंधान योजनाओं की रूपरेखा तैयार करती है और स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी भी करती है। केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष समिति विकसित की जाने वाली प्रौद्योगिकियों और उत्पादों पर विचार विमर्श करती है और यह शोध प्रस्तावों को भी मंजूरी देती है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी विचार करती है। देखिए ये पूरा का पूरा मामला हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन जो माहिर है ना,
इसको जानने के लिए जब इसकी पूरी कहानी आप जान जाओगे तो एग्ज़ाम में आप इसको बहुत अच्छे से डील कर पाओगे। सो माहिर को हम शॉर्ट फॉर्म है माहिर, ठीक है। मिशंस ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च इसका पूरा नाम है, ठीक है। सो इसी को शॉर्ट में माहिर कहा गया है। सो इसके लिए क्या उद्देश्य है, इसको कहाँ से फंडिंग मिलती है, ये भारत सरकार के किन योजनाओं के तहत इसको लाया गया है, इसको कहाँ कहाँ से पैसा दिया जाएगा, इसका मेन भविष्य का कार्य क्या है, तो इसका इसलिए बात किया गया है ताकि आप इस पे जो भी 1 या 2 लाइन के क्वेश्चंस बने ना उसको बहुत आसानी से आप डील कर सको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। देखिए 11 जून को ये इनका जो जन्म है 11 जून को हुआ था। सो 11 जून 1897 में इनका हुआ था, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा इनका जो मामला था जो जाना जाता है ना, जो तो कुछ इसके कंट्रीब्यूशंस थे रिलेटेड इसमें क्या था, जैसे आपका काकोरी वाला जो था, इनमें सबसे महत्वपूर्ण था 1925 वाला काकोरी वाला, जिसमें इनको मेन नामनी किया गया था। और इनका जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो केस हुआ था उसके लिए इनकी फांसी की सज़ा दिसंबर 1927 को दिया गया था। कहाँ पे? गोरखपुर जेल में। तो बस इसमें से 1 2 3 जो इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, बस इनको आप अपने हिसाब से इम्पॉर्टेंट लाइन बना लेना कि क्या क्या इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। भारत की आज़ादी में इनका स्थान क्या था, क्या कंट्रीब्यूशंस था, ठीक है। उसके बाद किस मेन केस में इनको पकड़ा गया था और कहाँ पे इनको फांसी दी गई थी, वह जगह क्या था। तो ऐसे बस कुछ लाइनों को बना लेंगे ताकि आप इनके लिए मतलब ये इतना हो जाए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको एक सिंपल इनके लिए अवेयरनेस आपके पास क्या है। बोर्ड लाइनों में पूरी पूरी बातें यहाँ पे दी गई हैं, प्लीज़ इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सेबी कुछ स्कोर्स लॉन्च की है, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है, बैंकों के लिए। तो हम बस सेबी के बारे में जान लेते हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा। सो जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाज़ारों के लिए ये वैधानिक नियामक निकाय है। ये जो शेयर बाज़ार है ना, इनको लाइसेंस देने का काम भी सेबी का ही है। तो आई होप समझ के बस इतना सेबी के बारे में जानिए, बाकी अगर कुछ ऐसा आता है तो उस पर भी बात किया जाएगा। सेबी के बारे में इतना ही जानते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तापी गैस पाइपलाइन, ठीक है। सो आप ये जान लेना कि जो पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है ना, वो साइन किए हैं ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान जिप पे, ठीक है। तो इसलिए ये भी न्यूज़ में आया है। और देखिए मैप के थ्रू आप देख लीजिए कि जो तुर्कमेनिस्तान है यहाँ से पाइपलाइन चलेगी गैस की, और भारत के फाजिल्का तक आएगा। तो देखिए कहाँ कहाँ से होकर आएगा। जब ये तुर्कमेनिस्तान से चलेगा तो ये अफ़गानिस्तान है, ठीक है, इसको इस क्षेत्र से भी आएगा। उसके बाद ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से होते हुए भारत में आएगा, ठीक है। सो पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, भारत, जिसको मिलाकर हम तापी कहते हैं। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए एक संयुक्त कार्यान्वयन योजना जिप पर हस्ताक्षर किए हैं। तापी परियोजना का लक्ष्य तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, गलकिनिस गैस क्षेत्र, ये जो गलकिनिस है, ठीक है, यहाँ से आएगा। गलकिनिस से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का फजिल्का तक पाइप के माध्यम से सालाना प्राकृतिक गैस निर्यात करना है। और यह एशिया विकास बैंक, ठीक है, एडीबी द्वारा वित्त पोषित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका वित्त पोषण कहाँ से किया जाता है। इसको ना एडीबी से इसको वित्त पोषण इसको मिल रहा है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इंडोनेशिया के ठीक पीछे दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान असगब मध्य एशिया का एक देश है जो कि कैस्पियन सागर से घिरा हुआ है। देखिए ये सब सारे ना वनडे एग्जाम के कंटेंट है, प्लीज़ इसको भी आप माइंड करते रहना, ठीक है। और बड़े पैमाने पर काराकुम रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यह निशा और मर्व यानी प्राचीन व्यापार मार्ग सिल्क रोड का एक हिस्सा के सहित पुरातात्विक खंडहरों के लिए भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। सो बस इतना था, ये जो मैपिंग था थोड़ा सा इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है, ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए जब यहाँ से बातें आवे तो चीज़ें हमारे लिए बन जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो कोची का
बंदरगाह है उसको नवीकृत किया जा रहा है और आधुनिक बनाया जा रहा है। तो हमें लगा कि क्यों ना जितने भी बंदरगाह हैं तटवर्ती सारों को दे दिया जाए, जो मेजर बंदरगाह हैं। ठीक है, तो देखिए ये कांडला से लेकर के कोलकाता तक के जो भी बंदरगाह हैं, आप प्लीज़ इसको एक बार देख लेना, इनकी अवस्थिति देख लेना, ताकि एग्ज़ाम में हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाए। सो इसमें कुछ ज़्यादा बताने का नहीं था, तो ये एक मैप अपने पास, ये स्क्रीनशॉट इसको रख लेना ताकि एग्ज़ाम में आप इसको डील कर सको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डायमंड लीग जो अभी खेल हुआ है इसमें बात कर लें। देखिए ये जो चेहरा है, अब इसको देख लीजिए, ये जो चेहरा है, ठीक है, ये मुरली श्री शंकर का ये चेहरा है। सो इन्हीं से जुड़ा हुआ न्यूज है, देख लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय लंबी छलांग लगाने वाले मुरली श्रीशंकर पेरिस डायमंड लीग में तीसरा स्थान हासिल किए हैं। तो याद रखना इनको थर्ड स्थान मिला है इसमें। डायमंड लीग के बारे में अगर बात करें तो डायमंड लीग 2010 में शुरू हुई विश्व एथलेटिक्स निकाय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह प्रतिष्ठित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स श्रृंखला है जिसमें दुनिया भर के विभिन्न शहरों में आयोजित विभिन्न ट्रैक व फील्ड इवेंट शामिल होते हैं। इसमें स्प्रिंट, जंप, थ्रो, मिडल डिस्टेंस रेस जैसे विषयों में प्रतिस्पर्धा करने वाले दुनिया के शीर्ष एथलीट शामिल होते हैं। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग मीट जीतने वाले पहले भारतीय थे, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो इनका आप चेहरा देख लिए। सो इनको तीसरा स्थान मिला है। मैं इसको रिपीट कर दूं फिर से, पेरिस डायमंड लीग में तीसरा स्थान मिला है किसको? तो मुरली श्री शंकर को। ठीक है, तो इसलिए हमारे अभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वह है नासा का पार्कर सोलर प्रोब। देखिए ये क्या इमेज भेजा है, क्या बातें किया है, हमारे लिए अभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम नासा जो पार्कर सोलर प्रोब है ना, ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको कब लॉन्च किया गया था, किस कंट्री से इसका संबंध है, हमारे लिए देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हम उसी में बात करेंगे। ठीक है, सो नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने पता लगाया है कि सूर्य के वातावरण में कोरोनल होल है और तेज सौर हवा के स्रोत हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र के तेजी से पुनर्संरेखण के दौरान जारी होते हैं। ठीक है, इसमें एक पता चला है कि सौर तूफान भी वहाँ पर है। तो सौर तूफान क्या है? सो एक सौर तूफान सूर्य के एक गड़बड़ी को संदर्भित करता है जो कि सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इंजेक्शंस CME या उच्च गति वाली सौर हवाओं के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। ये घटनाएं पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में व्यवधान पैदा कर सकती है जिससे कि भूचुंबकीय तूफान आते हैं जो कि संचार प्रणालियों, पावर ग्रिड और उपग्रह संचार को प्रभावित भी करता है। ठीक है, सोलर जो पार्कर सोलर प्रोब है उसके बारे में अगर बात करें तो जो पार्कर सोलर प्रोब है एक नासा का अंतरिक्ष यान है जिसे 2018 में सूर्य के करीब अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। देखिए मेन यहाँ से हमारा बात हमारे पास ये जानकारी तो हमारे पास होनी ही चाहिए। ठीक है, इसका जो प्रक्षेपवक सूर्य के वायुमंडल से होकर गुजरता है जो कि किसी भी पिछले अंतरिक्ष यान की तुलना में इसकी सतह के करीब है। मिशन का उद्देश्य क्या है? सूर्य के वातावरण के रहस्यों को खोलना और सूर्य तूफान को समझना और ऊर्जावान कणों को गति देने वाले प्रक्रियाओं की जांच करना। यानी मेन अगर बात करें तो जो सूर्य का जो कोरोना होता है ना, ऊपर का जो प्लाज्मा होता है, उसके बारे में बहुत डीप एनालिसिस के लिए इसको वहाँ पे प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, तो जो सोलर प्रोब है ना, समान इसरो में जो भारत है, भारत का जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, सूर्य और सौर कोरोना का अध्ययन करने के लिए समर्पित पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, मिशन पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर स्थित सूर्य पृथ्वी प्रणालियों को लाग्रेंज बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में एक उपग्रह स्थापित करेगा। और आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य जो है सूर्य और उसके कोरोना क्या होता है, ये जो सूर्य है ना, इसके चारों तरफ जो प्लाज्मा होता है ना, इसको हम कोरोना कहते हैं। ठीक है ना, कोरोना के बारे में मूल्यवान डेटा का निरीक्षण करना और उसे इकट्ठा करना। ठीक है, तो समझ गए। अभी तक तो सोलर अभी जो पार्कर सोलर करके है, पार्कर सोलर, ये अभी तक सूर्य के बारे में, सूर्य के लिए काम कर रहा है, सूर्य के एक एक पॉइंट को कलेक्ट कर रहा है और वो पृथ्वी पे भेज रहा है।
ठीक है, जो कि नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। भारत आदित्य L1 के नाम से यही मिशंस करने वाला है, जो कि इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा भारत से, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैप्टागोन गोलियों का संकट। कैप्टागोन पिल्स क्राइसिस क्या है? सो रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस्लामिक स्टेट और सीरियाई लड़कों ने अपनी भीषण लड़ाई के दौरान सतर्कता बढ़ाने और भूख को दबाने के लिए व्यापक रूप से कैप्टागन का सेवन किया है, ठीक है। क्या है ये कैप्टागन? सो कैप्टागन एक अत्यधिक नशे की लत एम्फेटामिन प्रकार की दवा है, जो कि मुख्य रूप से सीरिया में उत्पादित होती है और पूरे पश्चिमी एशिया में व्यापक रूप से तस्करी की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में कई रिपोर्टों का दावा किया गया है कि दवा की बिक्री, जिसका अनुमान 1 वर्ष से कई बिलियन डॉलर है, ने अल असद और उसके सहयोगियों और उसके परिवार को लाभ पहुंचाया है, ठीक है। कैप्टागन उसी ब्रांड का नाम के साथ दवा का एक नकली संस्करण है, जिसे कि मूल रूप से 1960 के दशक में ध्यान घाटे संबंधी विकारों, नार्कोलेप्सी और अन्य स्थितियों के इलाज के लिए तैयार किया गया था। मूल कैप्टागन में एम्फेटामिन सहित फिनथाइलमाइन परिवार से संबंधित एक सिंथेटिक दवा फिलेटाइलालाइन शामिल थी। इसकी जो व्यसनी प्रकृति के बारे में चिंताओं के कारण 1980 के दशक में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। जो एम्फेटामिन आधारित दवाएं जैसे कि कैप्टागन केंद्रित तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है, ऊर्जा को बढ़ा देती है, ध्यान केंद्रित करती है और उत्साह की भावनाओं को प्रदान करती है। हालांकि वे अति मानवीय क्षमताओं को प्रदान नहीं करती है। इन दवाओं के दुष्प्रभाव में भूख न लगना, हृदय की समस्या, उच्च शरीर का तापमान, स्मृति हानि और लत शामिल हो सकते हैं। तो एवरीबॉडी, ये था पेंटागन। तो यहाँ से ना इसका ओरिजिन कंट्री पूछ सकता है कि कहाँ पे इस्तेमाल किया गया, कहाँ के युवा इसके लत में आए थे। तो आई होप कि आप इसको समझ पाए कि यह न्यूज़ क्या था। अगर ये सारे सेगमेंट आपको एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगते हैं तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए और डेट टू डेट अपडेट के लिए आप लाइक कर देना। ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब करना, प्लीज़ वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, बट लाइक जरूर कर देना, ताकि हमें ये मोटिवेशन मिल सके कि हम बिल्कुल सही कंटेंट आप तक पहुंचा पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्दी मॉडर्न इंडिया हम शुरू करने वाले हैं। 1 to 1 एक लाइन को करवाएंगे, प्लस साथ में मेंस के आंसर राइटिंग सीरीज के साथ करवाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। सो प्लीज़ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच।